नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी ऐप पर। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। कक्षा 10 की गणित विषय का अध्याय नंबर 3 यानी बहुपद पढ़ेंगे। और बहुपद में हम उतना ही चैप्टर पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में रहा है। बाकी रह गया का मतलब क्या होगा कि आप अगर 10वीं क्लास में तो आप जानते होंगे कि आपका बहुत सारा सिलेबस है वो मतलब कट कर दिया गया, यानी वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लगभग 40% सिलेबस कट कर दिया है, तो बाकी का जो बच्चा सिलेबस है वही पढ़ेंगे। यानी मैं आपको उतना ही सिलेबस कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 3 बहुपद। बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आपने छोटी क्लासों के अंदर आपने बीजगणित में पढ़ा भी होगा कि जो पद होते हैं, एक व्यंजक होता है, उसमें कई सारे पद होते हैं। जैसे कुछ एक पदी व्यंजक होते हैं जिसमें एक ही पद होता है, कुछ द्विपदी होते हैं जिसमें 2 पद होते हैं, कि उसमें त्रिपदी भी पढ़ा होगा यानी 3 पद होते हैं। यहाँ पर हम बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। एक ऐसा व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। और बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा रेखिक बहुपद। पहले आपने नाम सुना होगा रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इस प्रकार के आगे भी। तो ये जो बहुपद है ये बहुत प्रकार के होते हैं। हम यहां पर केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे? आपके सिलेबस में केवल द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा की गई है। कौन सा बहुपद पढ़ेंगे हम? द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो मानक रूप होता है उसको पहले बता देता हूं। एकदम से जीरो से पढ़ेंगे। आप अपनी पेन कॉपी किताब लेके बैठेंगे। ऐसे नहीं है कि आप बेड पर लेटे लेटे वीडियो को देख रहे हैं या रास्ते में चलते चलते वीडियो को देख रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो देखो इसका मानक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। हम किस बहुपद के बारे में पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। जहां पर x क्या है? हमारा चर है। जहां x हमारा क्या है? चर है। x चर है। a b c कोई 3 संख्याएं हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको मानक रूप याद रखना है। और ये याद रखना है कि x² के जो गुणा में होता है उसको a कहेंगे हम, x के गुणा में होता है उसको b कहेंगे, और जो अलग कांस्टेंट होता है, एक अलग से संख्या होती है, उसको हम c कहेंगे। ठीक है, चलो तो ये आपको याद रखना है। अब पहला जो टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद के शून्यांक। पहले हम इस शब्द के अर्थ को समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। शून्यांक का मतलब क्या होता है? कि कोई भी बहुपद है और उसमें जो चर का मान होता है, कोई भी बहुपद में अगर चर का मान रखेंगे, अगर उस पूरे बहुपद की वैल्यू 0 आती है तो जिस मान को हमने रखा उसको क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। यानी बहुपद का मान शून्य देने वाला अंक। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। सपोज दैट मैंने लिखा x + 5। ये एक बहुपद लिखा मैंने छोटा सा, x + 5। रेखिक बहुपद से समझा रहा हूं, द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि मैं x का क्या मान रखूंगा कि इस बहुपद का पूरे का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। मैं x की जगह क्या मान रखूं कि इस बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी ऐसा अंक जो इस बहुपद को क्या कर दे, उस बहुपद के मान को क्या कर दे? 0 कर दे, 0 कर दे। तो आप जानते होंगे कि अगर मैं x की जगह -5 रख दूं +5, और ये क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां पर ये जो x की वैल्यू है कितनी? -5। ये -5 इस बहुपद का मान क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यांक क्या है? -5। यानी चर का मान -5 जो है वो इस बहुपद का क्या मान देता है? 0 देता है। तो 0 देने वाला अंक शून्यांक कहलाएगा। और एक बात बता दूं, अगर रेखिक बहुपद है तो उसका एक ही उत्तर होगा, एक ही शून्यांक होगा। द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखो कि द्विघात जो बहुपद होता है उसके शून्यांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। त्रिघात बहुपद है तो शून्यांक कितने होते हैं? 3 होते हैं।
तो हम यहां पर किसकी बात करेंगे, द्विघात बहुपद की बात करेंगे। और द्विघात बहुपद जो होता है उसमें शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। उन शून्यांकों को कैसे ज्ञात करते हैं, उन शून्यांकों में क्या संबंध होता है, उसके बारे में सारी हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम यहां पर द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे, यानी 2 उत्तर निकलेंगे। या अगर मैं इसको हल करूंगा तो यहां पर ऐसे 2 अंक मिलेंगे मुझे जो इस बहुपद को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे मैंने यहां पर आपको समझाया कि अगर मैं x की जगह -5 रखूं तो इस बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आप -5 के अलावा कोई मुझे मान बता सकते हैं जो इसको क्या कर दें, 0 कर दे, 0 कर दे? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यांक होता है। तो ये शून्यांक क्या निकला, -5। याद रखिएगा, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि शून्यांक जो होता है ना, शून्यांक ये जरूरी नहीं है कि ये शून्य ही होता है। शून्यांक का मतलब ये शून्य होना जरूरी नहीं है, 0 होना जरूरी नहीं है, 1 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई सा भी अंक हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर हम द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक प्राप्त करेंगे और उन शून्यांकों को किस नाम से जाना जाता है, एल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद जो होता है उसके 2 शून्यांक प्राप्त होंगे, एक को हम एल्फा कहेंगे, एक को हम बीटा कहेंगे। ठीक है, चलो जी आगे। अब आगे क्या करेंगे, देखो कि एक मेरे पास बहुपद, द्विघात बहुपद है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, कौन सा, ax² + bx + c। ये कोई द्विघात बहुपद है अपने पास। इसके मैं 2 शून्यांक प्राप्त करूंगा। कितने शून्यांक, 2। क्यों, क्योंकि ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो शून्यांक भी कितने आएंगे, 2। 2 शून्यांक प्राप्त हुए, एल्फा और बीटा, एल्फा और बीटा। अब एक संबंध होता है इन किन के बीच, ये जो शून्यांक आए ये और जो अपना चर है उसके गुणांकों में। अपने बहुपद के अंदर जो ये पद दे रखे ना, ए बी सी, इन तीनों, इनको गुणांक बोलते हैं। इन गुणांकों और शून्यांकों के बीच में एक संबंध होता है, वो याद रखना है क्या, कि अगर मैं दोनों शून्यांकों को जोड़ता हूं, शून्यांकों को जोड़ता हूं तो ये हमेशा किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, इसको आप, इस चीज को आप नोट करना कि एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। एक संबंध होता है कि दोनों शून्यांकों का गुणा एल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। ये दोनों संबंध आपको याद रखने, ठीक है। यह हमेशा ही होता, अगर द्विघात बहुपद है और उसके 2 शून्यांक आते हैं तो यह संबंध हमेशा सत्य होता है। अगर यह संबंध सत्य नहीं है तो इसका मतलब आपका जो शून्यांक है वो गलत है। अब शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, यानी बहुपद का एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करते हैं। चलो देखो, 1 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक उदाहरण दे रखा है यहां पर, उस उदाहरण के थ्रू पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8। बहुपद कौन सा है, x² - 2x - 8। ये आपका एक बहुपद दे रखा है। इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोल दिया कि इसके शून्यांक ज्ञात करना है, और क्या कह रहा है, और शून्यांक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप अपनी बुक के अंदर इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें एक बहुपद दे रखा है, उस बहुपद के हमें शून्यांक ज्ञात करने और उसके गुणांकों और शून्यांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है कि एक्चुअल में यह सही है या गलत है। संबंध क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एल्फा और बीटा दोनों को जोड़ूंगा तो वो आएगा -b/a, और एल्फा और बीटा को अगर मैं गुणा करूंगा तो वो आएगा c/a। ये संबंध हमें जांच करना है, दोनों काम करने। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करेंगे, और शून्यांक ज्ञात करने की 2-3 विधियां आपने पीछे कक्षाओं में पढ़ा होगा। मैं यहां पर आपको गुणनखंड विधि के द्वारा बताऊंगा, और आपकी बुक में भी गुणनखंड विधि से ही दे रखा है।
तो गुणनखंड विधि से हम किसी भी द्विघात बहुपद, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये एक विधि है जिसका नाम है गुणनखंड विधि। समझने की कोशिश करना, उसके बाद में आके के क्वेश्चन आप हल करना। कैसे करेंगे, देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके हिसाब का है, आपको मैंने एक मानक रूप बताया था। क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका मानक रूप। अगर हम दोनों में तुलना करें तो देखो x² के जो गुणा में होता है वो तो होता है a, तो यहां से देखो x² के गुणा में क्या है, 1 है, x² के गुणा में क्या है, 1, तो a बराबर क्या निकल के आया, 1। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना तुम। आगे x है, केवल x, ये तो x² के गुणा में, केवल x के गुणा में होता है उसको b कहेंगे, तो यहां पर केवल x ये रहा, और x के गुणा में क्या है, -2, 2 नहीं -2, ये याद रखेंगे आप, सॉरी b की वैल्यू है, b बराबर -2, और जो कांस्टेंट c है उसकी जगह कितना है, -8, क्योंकि यहां पर प्लस दे रखा है, यहां माइनस, तो हमने माइनस को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -2 आई, और c की वैल्यू -8 है, ठीक है। तो आप इसको यहां लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां क्या लिख सकते हैं आप कि a बराबर तो 1 है, ठीक है, और b बराबर आपका -2 है, c बराबर आपका -8 है। कैसे प्राप्त किया, आपको बता दिया कि मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, उसके हिसाब से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना जो बहुपद दे रखा है उसके गुणनखंड करेंगे। कैसे, अपना जो बहुपद वो दे रखा है x² - 2x - 8, इसके क्या करेंगे आप, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की विधि बता रहा हूं कैसे करते हैं, समझना। जो x वाला पद है उसके टुकड़े करना है, x वाला जो पद है उसके टुकड़े करना। कैसे टुकड़े, इन दोनों पदों को गुणा करो तुम, x² और -8 को गुणा करेंगे तो क्या आता है, -8x² आता है। -8 को x² से गुणा करेंगे तो कितना आता है, -8x² आता है। तो यहां पर -2x जो बीच वाला पद है इसको तोड़ना है दो संख्याओं में, गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -8x² आना चाहिए, और वापस उन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, जोड़ूं, तो वापस कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। आपने पीछे कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, थोड़ा ध्यान देंगे कि बीच वाले पद के दो टुकड़े करने, उन दोनों टुकड़ों को अगर मैं गुणा करूं तो कितना आएगा, -8x² आएगा, और उन दोनों पदों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस कितना आना चाहिए, 2x। यानी इस बहुपद में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, उसके मान में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, हमें तोड़ना है किसको, -2x को, ठीक है। तो आप जान रहे होंगे कि देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टुकड़े कैसे करते हैं। x² और इस चीज को मैं क्या लिख देता हूं, -4x और प्लस का 2x लिख देता हूं, -8। मैंने क्या किया, देखो कि ये जो -2x है उसकी जगह क्या लिख दिया, -4x प्लस का 2x। वापस जोड़ूंगा मैं, -4x को 2x को जोड़ूंगा तो -2x आ रहा है, ये तो प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं, -4x को गुणा करता हूं 2x से, तो देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का। 4 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो 8, x को मैं x से गुणा करूंगा तो -x²। आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, जो बाहर वाले पद है उनके गुणा के बराबर, और वापस जोड़ने पर कितना आना चाहिए, मध्य वाला पद आना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को वापस जोड़ा, किसको, -4x को जोड़ता हूं मैं 2x में तो कितना आता है, -2x आता है कि नहीं आता है। तो जोड़ने पर तो बीच वाला पद आ रहा है, गुणा करने पर दोनों पदों के गुणा के बराबर आ रहा है। ये एक क्रिया है, ये एक मतलब सीक्वेंस है जिसको आपको याद, मतलब बार बार करोगे तो ये याद हो जाएगी आपको क्या करना है, ठीक है। अब इन पदों को तोड़ना भी सिखाऊंगा मैं, कैसे तोड़ते हैं बीच वाले पदों को। आपको कैसे पता चला, आप ये कह सकते हैं कि सर आपको तो याद है कि -4x से 2x होगा, किसका, हम कैसे करें। तो आपको क्या करना है, ये x वाला छोड़ो, तुम गुणा, x के गुणा में क्या है, 1 है, यहां पर कितना है, -8, तो जोड़ मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। x² को छोड़ो, वो अपना आप आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड तुम्हें आते होंगे, ठीक है। अब इनका गुणा तो 8 आएगा ही आएगा, तुम्हें तो इनसे दो संख्याएं बनानी, जैसे इन दोनों को गुणा कर लो, 4 आ गया और ये 2। क्या इनको मैं
घटा बढ़ा के -2 प्राप्त कर सकता हूं। मुझे मतलब जोड़ने पर -2 आना चाहिए, x को छोड़ो, x अपना आप आ जाएगा। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो 4 और 2 से क्या -2 आ सकता है? तो दिमाग लगाओ कि अगर मैं ये जो 4 है इसको तो माइनस का कर दूं और इसको प्लस का कर दूं, तो दोनों को जोड़ूंगा तो -2 आएगा कि नहीं होएगा? अभी तो ये पहला प्रश्न है हमारा, आगे आगे प्रश्न करते जाएंगे तो याद होता जाएगा हमें, और हमें पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार हम इनको तोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे तोड़ लिया इसको, x² - 4x + 2x - 8 बना लिया इसको। अब मेरे पास में पद कितने बन गए, 4 बन गए। कितने पद बन गए भाई, 4 बन गए। कौन कौन सा, अभी तक तो 3 थे, एक तो x² - 2x और 8, यहां पर x² - का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8, 4 पद बन गए। इन चारों पदों में प्रथम 2 पदों में देखो तुम कुछ चीज कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x इसमें भी x, तो x कॉमन आया। तो मैं x अगर यहां से कॉमन लेता हूं तो x² में से x कॉमन आया तो बचा क्या, x माइनस ये माइनस, 4x में से x कॉमन आया तो क्या बचा बताओ, 4, x - 4 आ गया। आगे के जो 2 पद है उन दोनों पदों में देखो तुम 2x - 8 है, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, क्या 2। तो यहां से मैं प्लस का 2 कॉमन लेता हूं तो 2x में से 2 कॉमन आ गया तो x बचा, और -8x में से 2 कॉमन आए तो -4 बचा। और यहां पर अपने जो 2 ब्रैकेट प्राप्त हुए हैं ये हमेशा सेम आएंगे। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, अब देखो कितने पद प्राप्त हुए मेरे पास में, 2 पद। कौन कौन सा, देखो ध्यान रखना, एक तो हो गया ये यहां तक का और एक हो गया ये यहां तक का, ये 2 पद मुझे प्राप्त हुए। और इन दोनों पदों में फिर कॉमन आ रहा है क्या, कि इस पद में भी x - 4, इस पद में भी x - 4। तो मैं कॉमन ले लेता हूं इन दोनों पदों में। यहां पर पद कितने हैं बताओ, 2 पद है टोटल कितने पद है, 2 पद है। इन दोनों पदों में कॉमन ले लेता हूं क्या, x - 4, क्योंकि x - 4 इस पद में भी है, इस पूरे पद में भी और इस पूरे पद में भी है। समझ रहे हो बात को? तो मैं यहां से कॉमन लेता हूं। तो बताओ तुम इस पूरे पद में से मैं ये x - 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या बताओ, x बचा कि नहीं बचा? समझ में आई बात आपको? ठीक है, आगे वाला जो ये पद है ये पूरा पद है, ये पूरा पद प्लस का है तो प्लस, इसमें मैं x - 4 कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या, 2 बचा कि नहीं बचा बताओ, 2 बचा कि नहीं बचा? समझ में आ रही क्या बात तुम्हें? ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हम नहीं समझे। अब देखो यहां क्या प्राप्त हुआ, x - 4 x + 2, यानी मेरा जो बहुपद था उसका ये उसको मैंने गुणनखंड में बना लिया, यानी 2 गुणनखंड कर लिए इसके। एक तो है x - 4 और एक है x + 2, 2 इसके क्या बन गए, गुणनखंड बन गए। अपना जो बहुपद था उसके कितने गुणनखंड बन गए, 2 गुणनखंड बन गए। समझ में आ गई बात आपको? अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यदि शून्य कब आएगा, इस मान का शून्य कब आएगा, ये जो बहुपद है इसका मान शून्य कब आएगा, जब मैं इसके बराबर शून्य करूंगा और x की वैल्यू ज्ञात कर लूंगा। कैसे करना, यदि x² - 2x - 8 = 0, अगर इसका मान 0 है तो इसकी जगह मैंने क्या प्राप्त किया, x - 4 और x + 2 बराबर क्या, 0। ये जो बहुपद है ये इसी का तो मान है, ये मैंने कहां से प्राप्त किया है, यहीं से तो प्राप्त किया है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत समझने वाली बात है कि देखो x - 4 और x + 2 का गुणा क्या हो रहा है, 0। अब एक बात कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, अभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में अभी आप ड्रॉप करेंगे कि 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 0 कब आता है। अगर मैं कह देता हूं कि मेरे पास में 2 नंबर है x और y, इनका मैंने गुणा किया तो यहां पर 0 आया, और 0 कब आता है तुम्हें पता है क्या, गुणा करने पर, कि या तो इसमें x का मान 0 है, वो 0 y से गुणा होकर 0 हो गया, या इस y का मान 0 है जो x को गुणा करके 0 कर दिया, या फिर इन दोनों का x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। समझे क्या बात, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x - 4 का मान 0 है जो इस ब्रैकेट से गुणा होकर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, या फिर x + 2 का मान क्या है, 0 है जो इस ब्रैकेट से गुणा होकर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। समझ में आ रही की बात तुम्हें? तो यहां से क्या करेंगे, इसका मतलब यह हुआ इन दोनों का गुणा अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x - 4 = 0 होगा, और या फिर ये जो x + 2 है इसका मान क्या होगा,
जीरो होगा। इन दोनों में से एक तो पक्का जीरो है। तो अगर इसका मान जीरो है तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, -4 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। और या फिर x बराबर यहां से कितना आ रहा है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा और x बराबर 2, यानी x की दो वैल्यू प्राप्त हुई मुझे, एक तो 4 और एक -2। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो x जो चर है अपना उसके मान भी कितने प्राप्त होंगे, हमें 2 प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ? तो यहां पर x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, यही अपने क्या है, शून्यांक है। यही अपने क्या है, शून्यांक है। अतः अपने जो शून्यांक माने थे, एल्फा का मान तो आ गया 4 और बीटा का मान आ गया अपना -2। ये हमें क्या प्राप्त हो गए, इन दोनों ये जो बहुपद था उसके दोनों शून्यांक प्राप्त हो गए, एल्फा का मान और बीटा का मान प्राप्त हो गया। समझ रहे हो बात को तुम? ये तो हमें क्या प्राप्त हो गया, शून्यांक। तो अपना आधा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अपने प्रश्न में क्या बोला था, अपने उदाहरण में ये बोला था कि ये जो बहुपद है x² - 2x - 8, इसके शून्यांक ज्ञात करो। तो हमने इसके शून्यांक ज्ञात कर लिए, एक तो आया 4 और एक आया -2। इसका मतलब यह है कि अगर इस बहुपद में मैं x की जगह 4 रखता हूं तो इस बहुपद का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ये 4 क्या है, 0 देने वाला अंक है, यानी इस बहुपद का मान 0 देने वाला अंक हो गया। समझ में आई बात? या फिर अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, -2 रख दूं, तो भी इस बहुपद का मान क्या आएगा, तो भी इस बहुपद का मान 0 आएगा। तो इस बहुपद के कितने शून्यांक प्राप्त हो गए, हमें 0 देने वाले अंक कितने प्राप्त हो गए, 2, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। एक तो अपना 4 आया और एक अपना -2 आ गया। समझ में आ गई बात आपको? अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब आगे प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, आगे प्रश्न में हमें यह कह रहा है कि इनके जो बीच में संबंध होता है, किसके, गुणांकों और शून्यांकों। गुणांक कौन से, ए बी सी और एल्फा और बीटा, इनमें एक संबंध होता है। उसके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है कि यह संबंध सत्य है या असत्य। तो क्या करेंगे, संबंध ये होता है, पहले मैंने आपको बता दिया कि एल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यांकों का जो गुणा होता है वो किसके बराबर आता है, -b/a। यहां पर ये जो -b है उसमें मैं अगर 1 का भाग दूंगा तो किसके बराबर आएगा, एल्फा और बीटा के योग के बराबर आएगा। और अगर मैं एल्फा और बीटा को गुणा करता हूं तो वो किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे आगे देखो, हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इधर ध्यान देंगे तुम कि अपना एल्फा और बीटा का मान पहले प्राप्त कर लो। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना, एल्फा का मान 4, ये प्लस बीटा का मान कितना आया, -2। तो मैं यहां रख देता हूं -2। और आप देख रहे हैं कि 4 में जोड़ूंगा -2 तो कितना आएगा, 2। यानी एल्फा और बीटा का योग कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि एल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो मैं -b/a का भी मान ज्ञात करूंगा। यानी आपको यह संबंध याद रखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/c। एल्फा और बीटा का मान होता है c/a, ये तुम्हें याद रखना है। तो पहले तो मान ज्ञात करो, a प्लस बीटा का मान, एल्फा प्लस बीटा का मान, सॉरी मैं ए बोल रहा हूं इसको, एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 2। अब मैं -b/c का भी मान प्राप्त करूंगा, वो भी क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, तभी ये सत्य है, अन्यथा ये सत्य नहीं है। समझ रहे हो बात को तुम? तो यहां से देखो ये माइनस b की वैल्यू यहां पर कितनी है, -2। तो ये b की जगह मैंने -2, देखो ये तो 2 माइनस यहां पर अपने सूत्र का है, संबंध में पहले से दे रखा है -b/, और b का मान है -2 और बट्टे में a की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो तुम 1, तो 1 का भाग दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2। यहां पर क्या देख रहे हो तुम, एल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 और -b/a का मान भी कितना, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फा, ये अलग से देखो, एल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर आ रहा है, -b/a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये संबंध क्या है, सत्य है पहला तो। दूसरा संबंध क्या होता है, एल्फा और बीटा का गुणा कर लो। एल्फा का मान कितना निकल के आया अपना, 4। इसको गुणा करना है किससे, बीटा का मान कितना, -2। तो तुम गुणा करो, 4 को -2 से गुणा करोगे कितना आया, -8। कितना आया, -8। अब देखो एल्फा और बीटा का गुणा किसके बराबर होता है, c/a। तो c/a ज्ञात करो, c/a बराबर कितना हो गया, तथा c/a अपना c कितना है बताओ, -8, ये -8 बटा अपना a कितना है, 1। -8 में 1 का भाग देंगे कितना आया,
-8। एल्फा और बीटा का गुणा भी -8 और सी बट्टा ए का भी -8। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। आया कि नहीं आया? तो ये दूसरा जो संबंध है वो भी सत्य हो रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अतः शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध, गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। सत्य है, ये हमेशा ही सत्य आएगा। अगर सत्य नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पीछे मिस्टेक की है, कुछ गड़बड़ की है। समझ में आया क्या? तो ये पहला प्रश्न था, मैंने आपको थोड़ा सा डीपली समझाया है। जैसे जैसे आप प्रश्न आगे करते जाओगे आपको ये विधि समझ में आएगी। ये विधि है द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने की। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। आगे और भी विधियां पढ़ेंगे हम, श्रीधराचार्य सूत्र से भी होता है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से भी होता है। तो आगे वाली विधि हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ ये ध्यान करो कि गुणनखंड विधि में आपको कितना समझ में आया। ठीक है, अब आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे के इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप जरूर करेंगे। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x - 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। देखो वही प्रश्न है अपना जो एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, बहुपद क्या दे रखा है अपना? 3x² प्लस 5x - 2 ये बहुपद दे रखा है। 3x² प्लस 5x - 2 ये जो बहुपद है उसके हमने शून्यांक ज्ञात करने हैं पहले तो, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। तो कितने इसके आंसर निकलेंगे, यानी शून्यांक कितने आएंगे? इसके 2 शून्यांक आएंगे। और दोनों शून्यांकों के अंदर जो संबंध होता है गुणांकों और ये शून्यांकों के बीच में, वो भी ज्ञात करना है। तो यहां पर तुम देख रहे हो, पहले एक की वैल्यू लिखो, यहां से एक की। अब एक कौन से बात कर रहा हूं मैं, वापस बता दे रहा हूं आपको। ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका क्या होता है? मानक रूप होता है। x² का गुणांक जो होता है उसको a कहेंगे। ठीक है, x के जो गुणांक में होता है उसको b कहेंगे, और जो कांस्टेंट जो अलग से संख्या होती है उसको क्या कहेंगे? c कहेंगे। तो यहां से a यानी x² के गुणा में क्या है? 3। b यहां से कितना है बताओ? 5। और c यहां से कितना निकल के आ रहा है? जो अकेली संख्या है -2। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो एक इसमें थोड़ा सा आसानी के लिए क्या होता है, माना अपना जो बहुपद है उसको मैं fx मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? fx कितना? 3x² प्लस 5x - 2 के बराबर मान लिया मैंने। अपना जो बहुपद है उसको मैंने एक फंक्शन fx के बराबर मान लिया। यहां x की वैल्यू क्या रखूं कि इसका मान 0 हो जाए? वही क्या है? इस बहुपद के शून्यांक है। x के ऐसे मान जो इस बहुपद को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे, 0 कर देंगे, इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। उन्हीं अंकों को क्या कहते हैं? इस बहुपद के शून्यांक कहेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो तरीका बता रखा है मैंने आपको, क्या कि इसको हम किस में लिखेंगे? पहले गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड में बदल लेते हैं। अभी तो ये पदों में एक पद, दो पद, ठीक है ना, इन तीनों पदों को हम 2 गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं? इसका तरीका क्या है? देखो वही तरीका। यहां पर कितना? -2, यहां पर कितना है? 3। यानी आपको क्या करना है? 3 गुणा -2 कितना आ रहा है? -6। अब ये जो बीच में 5 है प्लस के, इस प्लस के 5 के 2 टुकड़े करने हैं, और उन दोनों टुकड़ों को अगर मैं मल्टीपल करूं, गुणा करूं, तो आना चाहिए -6, और जोड़ने पर वापस कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 के 2 टुकड़े करना, गुणा करने पर -6, जोड़ने पर पल वापस 5। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप कहेंगे कि सर एक तो 1 और 4 जोड़ते हैं तो 5 आता है, लेकिन गुणा कितना आता है? इसका 4 ही आता है। गुणा कितना चाहिए? -6 चाहिए। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है तो आप बताओ मुझे कि ये प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, यानी गुणा कितना आना चाहिए? -6। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में एक तो पक्का ही माइनस की आएगी, एक माइनस की एक प्लस की, तभी तो माइनस का आएगी संख्या। समझ रहे हो यार बात को तुम? तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, ध्यान देंगे तुम कि ये गुणा माइनस आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में एक संख्या तो पक्का माइनस होगी।
ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कि 5 आना चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि 6 में से अगर मैं 1 घटाता हूं, 6 तो प्लस का और 1 माइनस का, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 5 आ जाएगा, और गुणा करने पर भी कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। यहां पर तो हमें इस -6 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, इसके गुणनखंड करने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधा पता चल रहा है कि 6 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो प्लस का 5 बच जाएगा, और इन दोनों को गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा। अब यहां पर देखो कुछ बच्चे गलती करते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग गया 3 बार, 3 का भाग गया 1 बार, तो सीधी सीधी बात है कि दोनों को जोड़ने पर 5 आता है, बहुत ही आसान है, और दोनों का गुणा भी कितना आता है, 6 आता है। लेकिन लाडलो ये गलत है। क्यों? क्योंकि गुणा क्या आना चाहिए बताओ, माइनस का। अगर तुम 2 को भी प्लस का करते हो और 3 को भी प्लस का करते हो तो जोड़ने पर तो अपना कितना आना चाहिए, जोड़ने पर तो अपना 5 आ गया, प्लस का 5 आ चाहिए, हमें प्लस का 5 ही आ रहा है। लेकिन अगर तुम इनका दोनों का प्रोडक्ट करोगे, गुणा करोगे तो कितना आया, 6, किसका, प्लस का, जबकि किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो यहां पर तुम अभाज्य गुणनखंड करके, ये आप मतलब यहां पिछड़ मत जाना, चोट मत खा जाना, तुम यहां ध्यान रखना कि ये जो चिन्ह है ना, उस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अपना यहां पर 2 किसका था, माइनस का, 3 किसका था, प्लस का, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आ रहा है। तो इस 5 को तोड़ने पर दोनों संख्याओं का गुणा भी क्या आना चाहिए, -6 ही आना चाहिए, +6 की जरूरत नहीं है। समझे क्या तुम बात को? तो यहां पर तुम ध्यान रखना, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि आप मतलब बीच वाली संख्या के टुकड़े कैसे करोगे, समझे? चलो ठीक है, तो टुकड़े कितने आए कि 3x², और यहां पर लिख देता हूं मैं प्लस का 6x, 5x की जगह कितना रख दिया मैंने, 6x, और इसमें से अगर मैं वापस x घटा लेता हूं तो वापस क्या है, ये -2 तो जूं करती हूं, अपना बहुपद जो जूं करती हूं, ये कोई मान में कोई बदलाव नहीं है। याद रखे कि जब भी आप टुकड़े करते हो तो टुकड़े करने के बाद में बहुपद के मान में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलो जी, अब यहां पर 4 पद प्राप्त होगी। पहले 2 पदों में क्या दिख रहा है तुम्हें कि यहां पर 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन क्या निकल के आया, 3x कॉमन निकल के आया। क्या निकल के आया, 3x। बताओ 3x² में कॉमन लेता हूं मैं 3x, तो 3 तो बाहर आ गया, x² में x कॉमन लिया तो बचा x। 6x में से मैंने 3x कॉमन लिया तो 6 में 3 का भाग दिया, यहां पर ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का आएगा। 6 में 3 का भाग दिया तो कितना आया बताओ, 2, और x कॉमन आ गया। तो यानी इस दोनों पदों में, इन दोनों पदों में मैंने, देखो जिनको मैं एक ब्रैकेट में बांध रहा हूं, इन दोनों पदों में मैंने 3x कॉमन लिया, तो बचा क्या बताओ, x + 2 बचा, ठीक है? अब आगे वाला जो पद है उसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, तुम देखो, देखे यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, देखो कि यहां पर सर हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये x है, ये 2 है, तो यहां पर देखो x भी माइनस का और 2 भी माइनस का, तो -1 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1 कॉमन आया, तो -x में से -1 कॉमन आया। कॉमन का मतलब था भाग देना, -x में तुम कॉमन का भाग दो तो माइनस से तो माइनस कर जाएगा, और x में x का भाग 1, x बार, सॉरी x में 1 का भाग है। -2 में -1 कॉमन आ गया, तो कहने का मतलब -1 माइनस कॉमन आ गया, तो प्लस बचा, 2 में 1 कॉमन आया। तो कुछ बच्चे कॉमन का मतलब घटाना समझते हैं, कुछ बच्चे कॉमन का मतलब क्या समझते हैं, घटाना, कि जैसे वो टीचर बोलते भी ऐसे कि 3x में से कॉमन आ गया, में से कॉमन आया, तो मतलब है कि घटा रहे हैं, घटाना नहीं है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, बेनिस्ट होता है, जो इसमें भी होता है उसमें भी होता है, जो सभी में होता है, ठीक है? चलो, तो यहां पर देखो वापस मुझे 2 पद प्राप्त हो गए, एक तो इस माइनस से पहले का पद और एक इस माइनस के बाद का पद। देखो एक तो यहां से लेके इतना और एक इस माइनस के इधर का पद, 2 पद आई, और दोनों पदों में भी एक कॉमन है। क्या है, दोनों पदों में भी एक उभयनिष्ठ बात है, क्या कि इस पद में भी x + 2 है, इस पद में भी x + 2 है। तो यहां से वापस क्या हो रहा है कि x + 2 फिर से कॉमन आ रहा है, इस पूरे पद में से मैं x + 2 कॉमन लिया मैंने, तो 3x बचा कि नहीं बचा, मतलब 3x x + 2 में मैंने कॉमन लिया, क्या जो कॉमन लेते हैं उसी का भाग देते हैं, x + 2 कॉमन लिया, तो x + 2 से तो x + 2 कटा, बचा कितना बताओ, 3x, तो यहां बचा 3x।
यहां पर है क्या, -1 x+2, ये पद है, दूसरा पद, एक तो ये पद, ये दूसरा पद। इस पद में मैंने x+2 कॉमन लिया, तो x+2 से तो x+2 कैंसिल, और बचा क्या बताओ, -1। इसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे, नहीं तो गलत है, ये थोड़ा ध्यान देंगे ना, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट को बनाया था। यानी मैंने ये जो हमारा जो बहुपद था उसके क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। फिर से ध्यान देंगे आप कि बीच वाले पद को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं कि गुणा करने पर तो बाहर के पदों का गुणा के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने पर वापस मध्य वाला पद आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया किसके बराबर, अपना fx के बराबर। ये जो fx बहुपद के बराबर माना था, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमें इसका मान ज्ञात करना, किसका, x का। तो क्या करेंगे, यदि fx की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, तो fx का मान 0 रखता हूं, और ये मान किसका, fx का ही तो है, यानी x+2 और 3x-1, इस पूरे का मान क्या, किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। fx का मान किसके बराबर रखना, 0 का। किस लिए, क्यों रखते हैं, इस x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, और वो जो x की वैल्यू आएगी वही इस बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ठीक है, तो यहां से x+2 का गुणा 3x-, इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणा कब आता है, जब दोनों में से एक क्या हो, 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो। समझ गए ना। तो या तो x+2 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x+2 की वैल्यू 0 है, या तो इसका मान 0 है, या फिर 3x-1 का मान क्या है, 0 है। इन दोनों में एक का मान 0, तभी तो 0 प्रोडक्ट हो रहा है। तो क्या करेंगे आगे देखो, यहां से x की वैल्यू कितना, 2 उधर जाएगा, तो 2 उधर जाके माइनस का, मतलब x बराबर -2। x ये जो प्लस का 2 है, ये उधर जाके पक्षांतर करने पर -2 आ गया। या दूसरी जो शर्त है उसमें क्या है कि 3x-1 बराबर 0, तो ये एक उधर जाके प्लस का हो गया, यानी 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3। x के 2 मान प्राप्त हुए कि नहीं हुए, एक तो अपना हो गया -2 और एक हो गया 1/3। ये 2x के मान हमें प्राप्त हो गए, और ये दोनों क्या है, इस बहुपद के शून्यांक है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आता है अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 1/3। ये दो हमें इस बहुपद के शून्यांक प्राप्त होगी। अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं तो इस बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और अगर मैं इसका मान 1/3 भी रखता हूं, ये 1/3 भी रखता हूं, तो भी इस बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। समझ गए बात को तुम? ठीक है, तो ये दो शून्यांक प्राप्त होगी। अब प्रश्न में आगे क्या बोल रखा है कि इसके बीच में जो संबंध होता है, किसके, ये जो दो शून्यांक है अपने, इन दोनों शून्यांकों और इन गुणांकों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, और वो संबंध तुम्हें याद भी रखना है। वो संबंध क्या था कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है, अल्फा का मान है -2 प्लस बीटा का मान 1/3। इसको एक लाइन में अगर निपटाएं तो कितना हो जाएगा, 3 को -2 से गुणा करेंगे, -6 को 2, 1 -6 में 1 जोड़ेंगे, आप ये प्लस है तो 1 जोड़ेंगे, तो ये -5/3 आया। अगर तुम करके देख लेना, साइड में करके देखोगे ना, जैसे -2 प्लस 1/3, तो तुम इसके नीचे 1 मानते हो, लघुत्तम 3 आता, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को -2 से गुणा करेंगे तो -6, ये प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, -6 प्लस का 1 -5/3, और ये -5/3। ठीक है, ये तो आ गया -5/3, किसका, अल्फा और बीटा का योग। और अपने संबंध में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है कि नहीं होता है। तथा यहां पर लिखेंगे तथा -b/a बराबर, ये माइनस ये माइनस, b की वैल्यू कितनी है अपनी 5, तो b की जगह रखा मैंने 5 बटा a की वैल्यू कितनी है 3, ये 3। देखो दोनों का योग भी -5/3 और -b/a की वैल्यू भी कितनी, -5/3। तो ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके आ रहा है, -b/a के बराबर आ रहा है, और ये दोनों के बीच में संबंध होता है। तो पहला संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया।
दूसरा संबंध क्या होता है? दूसरा संबंध क्या होता है अपना? दूसरा संबंध ये होता है, दूसरा संबंध होता है कि एल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणा। तो एल्फा का मान है -2 गुणा बीटा का मान है 1/3। अगर दोनों को गुणा करोगे तो क्या लिखोगे? -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 और बट्टे में कितना? 3, यानी इन दोनों का गुणा कितना आ गया? -2/3। अब ये जो मान है एल्फा और बीटा का गुणा, ये किसके बराबर होता है? अभी हमने पीछे सीखा था किसके बराबर था? C/A। तो तुम तथा C/A का मान भी प्राप्त करो, C/A। तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -2/A की वैल्यू कितनी है? 3, यानी C/A की वैल्यू कितनी आई? -2/3 और इनका गुणा भी -2/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा और बीटा का जो गुणा है वो C/A के बराबर आ रहा है। तो ये भी संबंध और ये दोनों संबंध क्या हो रहे हैं? सत्य सिद्ध हो रहे हैं, यानी सही बात है। इसका मतलब क्या लिखोगे? अतः गुणांकों व शून्याकों, गुणांकों व शून्याकों के मध्य संबंध क्या है? बताओ। सत्य है, सही है, राइट है। समझ में आ गई बात आपको? तो इस प्रकार हम बहुपद वाले जो द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है वो प्राप्त करते हैं। गुणनखंड विधि बोलते हैं, इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। और गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसके मान ज्ञात करते हैं और जो शून्यांक प्राप्त होंगे हमारे गुणनखंड विधि के द्वारा, जो शून्याङ्क प्राप्त होंगे उन शून्याङ्कों के बीच में और इन गुणांकों के बीच के अंदर ये संबंध होते हैं। इन दोनों संबंधों को अभी हमने सत्य सिद्ध कर दिया। समझ के बात को आप? तो इस प्रकार हम मतलब अभाज्य गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके इसके मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अपनी बुक के जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल एक, आपको 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है और दोनों एग्जाम्पल के आगे के जो क्वेश्चन है, जैसे आगे का एग्जाम्पल छोड़ देना, यह आगे आ गया है 3.1, यानी अपना अध्याय था 3.1। उसका जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न का पहला आप छोड़ देना। इस प्रकार के मैंने आपको बताया नहीं। पहला जो है ना 4x² + 8, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। इस मतलब वीडियो को पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसको और आप कॉपी में नोट डाउन करते जाना। आगे जो अपना होमवर्क है वो करते जाना। ये मत सोचना कि कोई हमारा होमवर्क चेक नहीं कर रहा है तो अब तो बल्ले बल्ले होगी, अब कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं है, स्टडी करते रहो। आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो गवर्नमेंट ने संभावित की है कि मई या जून के अंदर, जून नहीं, मई के अंदर आपकी परीक्षा होने की संभावना है। तो तैयारी करते रहो, ऑल सब्जेक्ट पढ़ते रहो। गणित को भी पढ़ो, सामाजिक को पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, सारे सब्जेक्ट, विज्ञान वगैरह वो सारे सब्जेक्ट आप एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल से आप पढ़ो। चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे किसी टीचर से पढ़ो, कहीं से भी। टीचर का मतलब नहीं है आप कहीं ग्रुप बना के बैठ जाओ। ठीक है, इस हिसाब से आप अपनी स्टडी जारी रखेंगे। और आप पहला प्रश्न छोड़ देंगे, जो प्रश्न नंबर 1 है उसका पहला पार्ट छोड़ देंगे। दूसरा पार्ट दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो, जिन बच्चों के पास कॉपी नहीं, बुक नहीं है, उनके लिए मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ। और कल आप ये क्वेश्चन अगर हल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि हाँ सर हमने इनको हल कर लिया है। ठीक है, तो एक तो आप प्रश्न करेंगे, कौन सा है? 4x² - 4x + 1, एक बहुपद ये दे रखा है। और दूसरा है 6x² - x - 2, और एक है 3x² - x - 4। ये 3 बहुपद दे रखे। इन तीनों बहुपदों के आपको शून्याङ्क ज्ञात करने और गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच भी करनी है। ये 3 प्रश्न करेंगे। अगर तीनों प्रश्न हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ हमने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए, तीनों प्रश्न कर लिए हैं। नहीं होंगे, किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप नंबर लिख लेना कि मुझे 1 नंबर में प्रॉब्लम है, 2 में है या 3 में है। जो भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूं कि इन बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात करने आपको, यानी एल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। और शून्याङ्क और गुणांक, इन दोनों के बीच में शून्याङ्कों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच भी करनी है। संबंध की जांच भी करनी है। जांच करो।
ये आपका प्रश्न है। शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करो और शून्यांक भी ज्ञात करो। ये तीनों प्रश्न आप करेंगे। और आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।